नमस्कार। डॉक्टर वंदना रस्तोगी, सह आचार्य संस्कृत, बीएनडी राजकीय कला महाविद्यालय चिमनपुरा द्वारा संस्कृत के इस ई व्याख्यान में आप सबका स्वागत है। विगत व्याख्यानों में हमने देवर्षि कलानाथ शास्त्री महोदय द्वारा विरचित कथानक वल्ली नामक कथा संग्रह के अंतर्गत संकलित शत्रु मित्रे वा इस संस्कृत कथा का अध्ययन किया है। आज इसी कथा की समालोचना पर हम चर्चा करेंगे। देवर्षि कलानाथ शास्त्री महोदय द्वारा विरचित कथा संग्रह कथानक वल्ली में जो यह कथा है शत्रु मित्रे वा, यह सन 1958 में लिखित है। इसमें कथाकार ने मानवीय भावनाओं को केंद्र में रखकर अत्यंत रोचक एवं मर्मस्पर्शी कथानक का नाटकीय संयोजन किया है। कथा का शीर्षक पाठक की जिज्ञासा को बढ़ाने वाला तथा कथानक के सर्वथा उपयुक्त है। शत्रु अथवा मित्र, यहाँ दोनों ही शब्दों में प्रयुक्त द्विवचन इस बात का द्योतक है कि इस कथा में दो मित्र या दो शत्रुओं की कहानी प्रस्तुत की जा रही है। इस शीर्षक में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग भी साभिप्राय है। प्रश्न चिन्ह के माध्यम से शीर्षक में ये संकेत किया गया है कि यह निश्चित नहीं है कि वे दो लोग शत्रु हैं अथवा मित्र हैं। कथा में जो दो पात्र प्रारंभ से ही शत्रुतापूर्ण व्यवहार करते हुए वर्णित किए गए हैं, वे एक नाटकीय मोड़ के बाद कथानक के अंत में अपने घातक द्वेष भाव के बावजूद मित्रवत ज्ञात होते हैं। इस प्रकार कथा के प्रति उत्सुकता उत्पन्न करने वाला यह शीर्षक अत्यंत सार्थक है। इस कथा के कथासार और उसके विश्लेषण पर हम दृष्टिपात करते हैं। इस संवेदना प्रधान कहानी में सीमित पात्र विद्यमान हैं। इसके प्रमुख पात्र हैं राकेश और महेंद्र। राकेश के पिता वकील तथा पत्नी कालिंदी का उल्लेख भी कथा में मिलता है। इसी प्रकार महेंद्र का पुत्र सुरेंद्र भी कथा का पात्र है और महेंद्र के न्यायाधीश पिता का उल्लेख भी कथा में किया गया है। कथा के प्रारंभिक वाक्य द्वारा ही हमें यह ज्ञात हो जाता है कि महेंद्र एक चिकित्सक है और राकेश महेंद्र के पुत्र सुरेंद्र के विद्यालय में नया आया हुआ एक प्राध्यापक है। यद्यपि दोनों ही पड़ोसी हैं, समवयस्क हैं, बाल्यावस्था से एक दूसरे से परिचित हैं, परंतु दोनों के बीच अज्ञात कारणों से परस्पर असूया भाव, ईर्ष्या भाव बना रहता है। विशेष रूप से राकेश और उसके परिवार के क्रोधपूर्ण, द्वेषपूर्ण व्यवहार से मर्माहत होकर महेंद्र के मन में भी प्रतिशोध की भावना बढ़ने लगती है। कथा में यही वर्णित है कि दोनों एक दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए तत्पर हो जाते हैं। शत्रुता की भावना से, प्रतिशोध, प्रतिहिंसा की भावना से पूर्णतया ग्रस्त हो जाते हैं। कथा के प्रारंभ में ही महेंद्र अतीत की कटु स्मृतियों में खो जाता है कि प्रारंभ से ही राकेश और उसका परिवार उसके पिता और उसके प्रति न जाने क्यों द्वेष भाव रखते थे। वो याद करता है कि महेंद्र के पिता की पदोन्नति जब न्यायाधीश पद पर हुई, उस प्रीति भोज में राकेश और उसके पिता आमंत्रित करने पर भी नहीं आए और यहाँ तक कि महेंद्र के पिता की मृत्यु होने पर भी राकेश के पिता एक पड़ोसी होने के नाते भी महेंद्र के घर नहीं आए। इस प्रकार राकेश के पिता महेंद्र या उसके पिता के सुख दुख में कभी सम्मिलित नहीं होते थे। महेंद्र ये भी याद करता है कि किस प्रकार राकेश के पिता के अत्यधिक अस्वस्थ हो जाने पर राकेश द्वारा उनकी चिकित्सा के लिए जब महेंद्र से अनुरोध किया गया तो वह सारी पुरानी बातें भूलकर अपने चिकित्सक धर्म के अनुरूप उनके उपचार के लिए तत्पर हो गया और पूरी निष्ठा से रात दिन एक करके महेंद्र ने राकेश के पिता का उपचार किया, उनकी सेवा की, परंतु अंततः उन्हें बचाया नहीं जा सका। उनकी मृत्यु हो जाने पर राकेश ने महेंद्र पर ठीक तरह से चिकित्सा न करने का आरोप लगाया और अपने पिता की मृत्यु के लिए महेंद्र को ही दोषी ठहराया। राकेश द्वारा लगाया गया दुर्भावनापूर्ण आरोप चिकित्सक होने के नाते महेंद्र को एक अक्षम्य अपराध अनुभव हुआ और उसके मन में राकेश के प्रति गहरी कटुता और प्रतिशोध की भावना घर कर गई।
इसके साथ ही महेंद्र को यह भी याद आता है कि जब उसकी पत्नी अरुणा लंबी बीमारी के बाद मात्र 27 वर्ष की आयु में नन्हे से पुत्र सुरेंद्र को छोड़कर हमेशा के लिए मृत्यु की गोद में सो गई थी, उस समय में भी राकेश और उसकी पत्नी ने संवेदना व्यक्त करने के स्थान पर महेंद्र को व्यंग्य बाणों से आहत किया था और महेंद्र के चिकित्सक होने पर भी उसकी पत्नी की असमय मृत्यु पर क्रूर कटाक्ष किया था। अतीत की इन घटनाओं को याद करके महेंद्र कटुता और क्रोधावेश से भर उठता है। राकेश के अपमानजनक और असंवेदनशील व्यवहार से उत्पन्न क्रोध और प्रतिशोध भाव को वह अपने पुत्र सुरेंद्र के सामने भी प्रकट किया करता है। कथा की इस पूर्व पीठिका के उपरांत कथाकार ने अत्यंत नाटकीयतापूर्ण घटनाक्रम का निरूपण किया है। महेंद्र का पुत्र सुरेंद्र सहपाठियों के साथ नदी किनारे सहभोज या पिकनिक पर जाने की योजना बनाता है, जिसमें विद्यालय के प्राध्यापक सम्मिलित नहीं हैं। तब एक स्नेहिल संरक्षक पिता के रूप में महेंद्र वर्षा ऋतु होने के कारण नदी के वेगपूर्ण प्रवाह के पास सावधानी से जाने के लिए सुरेंद्र को आगाह करता है। उस दिन महेंद्र की उद्विग्नता और थकावट औषधालय में रोगियों की दुखगाथा को सुनकर, उनकी कष्टपूर्ण दशा को देखकर और भी बढ़ जाती है। यहाँ तक कि उसे अकेलेपन में स्वर्गवासी पत्नी अरुणा के चित्र में भी अपनी उदासी की छाया दिखाई देती है। इसी मनस्थिति में पुनः औषधालय जाते हुए मार्ग में उसे राकेश दिखाई देता है, जो अत्यंत घृणा एवं तिरस्कार से उसे देखता है। इस अवहेलना और अपमान से महेंद्र इतनी तिलमिलाहट और क्रोधाग्नि से भर उठता है कि वह औषधालय नहीं जा पाता और न ही घर में उसका मन लगता है। सायंकालीन भ्रमण पर निकलने पर पड़ोस में स्थित राकेश के घर को देखकर वह बेचैनी से सिगरेट सुलगा लेता है और अनमना सा घर लौट आता है। इसी दिन के दूसरे दृश्य में कथाकार ने राकेश के क्रियाकलाप का वर्णन किया है, जो सूर्यास्त के समय घर लौट रहा है, किंतु किसी विलक्षण भाव से, पश्चाताप भाव से घिरा हुआ सा मलिन विवर्ण मुख वाला दिखाई देता है। अपने घर की गली तक पहुंचते ही वह यह देखकर जड़ीभूत सा हो जाता है कि उसके घर में भीषण आग लगी हुई है, जिसमें उसका सब कुछ जलकर राख हो रहा है। वह कुछ समझ नहीं पाता कि इस स्थिति में क्या करे क्या न करे। इस अग्निकांड में राकेश की पत्नी कालिंदी का जीवन भी भस्मसात हो जाता है और कालिंदी के साथ ही राकेश के अजन्मे शिशु की भी मृत्यु हो जाती है। इसी समय यह ज्ञात होता है कि नदी में डूबने से महेंद्र के पुत्र सुरेंद्र का निधन हो गया। इस प्रकार एक ही दिन एक ही समय राकेश और महेंद्र दोनों शत्रुओं ने अपना सब कुछ गंवा दिया। इस प्रसंग में कथाकार द्वारा अग्निकांड का, इस कोलाहल भरे दृश्य का, राकेश की असहायता का अत्यंत सजीव एवं मार्मिक चित्रण किया गया है। इस घटना के काफी समय बाद कथा के अंतिम दृश्य के रूप में कथाकार ने नाटकीयता के साथ चरम या क्लाइमैक्स का निरूपण किया है, जिसमें फिर से महेंद्र और राकेश का आमना सामना होता है, पर अब वे दोनों परस्पर क्रोधित नहीं हैं। अपनों को खो देने के दुख ने, गहन वेदना ने दोनों को ही एक दूसरे के प्रति संवेदनशील बना दिया है और अब उनकी क्रोधाग्नि का शमन हो चुका है। इस समय महेंद्र राकेश से अपने अपराध की स्वीकारोक्ति करता है कि क्रोधावेश में उसने सिगरेट जलाते हुए राकेश के घर में भी आग की चिंगारी फेंक दी थी, जिससे राकेश के घर में भीषण आग लगी। वहीं राकेश भी अपने अपराध की स्वीकारोक्ति महेंद्र के सामने करता है कि किस प्रकार सुरेंद्र विद्यालय में राकेश को प्रतिशोध के लिए ललकारता रहता था, उद्दंडतापूर्ण व्यवहार करता था, जिससे क्रोधांध होकर राकेश ने सहभोज वाले दिन सुरेंद्र के ही एक सहपाठी द्वारा सुरेंद्र को नदी में धक्का देने की योजना बनाई, जिससे सुरेंद्र के नदी में डूबने की घटना एक दुर्घटना प्रतीत हो। इस रहस्योद्घाटन से पाठक चकित हो उठता है। कथा की यह परिणति पाठक को चमत्कृत कर देती है। अब राकेश और महेंद्र दोनों ही ये समझ चुके हैं कि उन्हें अपना कर्म फल इस रूप में प्राप्त हुआ है। जो हानि वे अपने शत्रु की करना चाहते थे, वही हानि तत्काल ही उनको भी सहन करनी पड़ी। इस प्रकार उन दोनों में सहानुभूतिपूर्ण संवेदना में संबंध स्थापित हो जाता है। एक दूसरे की मनस्थिति जितनी अच्छी तरह से वे दोनों समझ सकते थे,
और कोई भी नहीं समझ सकता था। मनोविश्लेषणात्मक पात्र चित्रण। किसी भी कहानी की कथा के समालोचना में पात्रों के चरित्र चित्रण का बहुत अधिक महत्व होता है। इस कथा में घटनाक्रम के नाटकीय निरूपण के साथ ही कथाकार पात्रों के मनोविश्लेषणात्मक चित्रण में भी अत्यधिक निपुणता को सिद्ध करते हैं। महेंद्र की क्रोधाग्नि की क्रमिक वृद्धि की पराकाष्ठा को वर्णित करते हुए उसके द्वारा राकेश के घर के पास सिगरेट सुलगाना, अपने घर लौटने पर भी महेंद्र का अस्थिर, अशांत, उद्विग्न बने रहना, पुराने कागजों को निरर्थक उलटते पलटते देखते रहना, इस बात का संकेत यहाँ किया गया है कि महेंद्र ने सिगरेट जलाने के बहाने से राकेश के घर में भी आग लगा दी। इसी प्रकार से जो राकेश पूर्व में महेंद्र को कुछ अधिक ही स्वस्थ प्रसन्न दिखाई देता है, जो महेंद्र को मार्ग में देखकर घृणा तिरस्कार भाव प्रदर्शित करते हुए, क्रोध से फुफकारते हुए मुख मोड़कर अपनी साइकिल पर तीव्र वेग से आगे बढ़ जाता है, वही राकेश सायंकाल अत्यधिक परिश्रांत, मुख पर विलक्षणता का भाव लिए घर लौट रहा है। उसकी अभूतपूर्व विलक्षणता किसी गूढ़ पश्चाताप की ओर इंगित कर रही है। पहले जो राकेश महेंद्र के पुत्र सुरेंद्र को नदी में डुबोने की योजना बनाकर महेंद्र पर विजयी होने, अपने पिता की मृत्यु का सबक सिखाने के लिए उत्साहित ज्ञात होता है, वही राकेश शाम को इतना क्लांत, इतना पश्चातापपूर्ण है क्योंकि उसे सुरेंद्र को मारने की योजना के सफल हो जाने का समाचार संभवतया मिल चुका है। अपने प्रतिशोध, अपने प्रतिहिंसापूर्ण कार्यों के बाद में महेंद्र भी अन्यमनस्क है, अनमना है और राकेश भी कहीं न कहीं पश्चाताप से युक्त है। इसलिए हमें ज्ञात होता है कि दोनों ही पात्र वस्तुतः मानवीय दुर्बलताओं से घिरे हुए हैं, न कि ये दुष्चरित्र बुरे पात्र हैं। यदि हम इस कथा में कथाकार की वर्णन शैली की बात करें तो हम देखते हैं कि कथाकार देवर्षि कलानाथ शास्त्री भावनाओं के सूक्ष्म निरूपण के साथ ही दृश्यों के सजीव चित्रण में भी पूर्णतः सफल रहे हैं। विशेष रूप से अग्निकांड का दृश्य चित्रात्मकता पूर्वक वर्णित किया गया है, जिससे उस समय के भीड़ भाड़, कोलाहल, व्याकुलता इत्यादि जीवंत हो उठे हैं। भाषा विन्यास। इस कथा की भाषा सहज, स्वाभाविक एवं किसी भी प्रकार की दुरूहता से मुक्त है। सरल शब्दावली, छोटे वाक्यों के प्रयोग द्वारा भाषा की भाव प्रवणता का संरक्षण किया गया है। यथास्थान संस्कृत मुहावरों का समावेश भाषा को अधिक प्रभावशाली बना देता है, जैसे आंखों से चिंगारी उगलना, चक्षुषी स्फुल्लिंगान उद्वमताम, क्रोध से दांत पीसना, दंताह कटकटा शब्दम अकुर्वन। अंग्रेजी भाषा के शब्दों का संस्कृतीकरण कथाकार महोदय का उल्लेखनीय वैशिष्ट्य है, जिससे इनकी भाषा समृद्ध एवं सुग्राह्य बन गई है। उदाहरण के लिए डॉक्टर शब्द के लिए इन्होंने द्राक्तर शब्द का प्रयोग किया है, टेबल के लिए त्रिपादिका, मोटर के लिए मरुत्तर यंत्र या मरुत्तर शकट, गैरेज के लिए शकट प्रकोष्ठ शब्द का प्रयोग है, सिगरेट को धूमवर्तिका कहा गया है। इस प्रकार सार रूप में यदि हम देखें तो यह कथा मानव मन की दुर्बलता, ईर्ष्या, क्रोध, प्रतिशोध इत्यादि भावों के सूक्ष्म चित्रण से युक्त है। नाटकीयता की चरम पराकाष्ठा कथा में अद्भुत प्रभाव उत्पन्न कर देती है जब ये ज्ञात होता है कि राकेश के घर में आग महेंद्र ने लगाई थी और सुरेंद्र को नदी में गिराने की कुत्सित योजना राकेश द्वारा बनाई गई थी। अंत में कथाकार ने ये निरूपित कर दिया कि दोनों ने प्रतिशोध भी एक साथ लिया और पश्चाताप भी एक साथ किया। इसी में इन दोनों शत्रुओं की
मित्रता सन्निहित है। आज के व्याख्यान में इतना ही विद्यार्थियों। धन्यवाद।